ये आज आप मेरे साथ सीखिए ITR 1 फाइल करना। ITR 1 स्पेशली सैलरीड एंड पेंशनर के लिए होता है, जिसको पेंशन मिल रहा है और जिसका सैलरीड आ रहा है उसके लिए ITR 1 होता है। ITR 1 फाइल करने से पहले मैं आपको ये एक्सेल सीट दिखा देना चाहता हूँ कि एक्सेल सीट में, ये एक्सेल सीट मैंने बनाया हुआ है। इस एक्सेल सीट में आपको यहाँ पे सारा डिटेल डाल देना है, पेन नंबर, नाम, फादर्स नेम, बैंक डिटेल, ये सारा डिटेल आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी रहेगा आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स आपका अगर डिडक्ट हुआ है तो प्रोफेशनल टैक्स डाल देना है। ध्यान रहे ये माइनस में है, ठीक है। और आपके पास अगर कोई अलाउंस है तो आपको यहाँ पे अलाउंस ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ये ऑटो ले लेगा आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जब फिल करोगे तो, लेकिन यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये पे सैलरी आ गया सारा डिडक्शन के बाद। नेक्स्ट है आपका कि आप क्या आपने LIC वगैरह करवा के रखा है। अगर LIC वगैरह करवा के रखा है, LIC हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, अगर इस सब में आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको उसके थ्रू 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। तो मैंने 1.5 लाख का LIC किया हुआ हूँ, तो मैं 1.5 लाख का यहाँ पे अमाउंट डाल दे रहा हूँ, जिसके कारण मेरा ये माइनस होके 1.5 लाख माइनस होके 5,10,000 नेट इनकम हो गया। और आप लोग सोच रहे होगे कि 7,36,000 क्या है। ये 7,36,000 अगर आप न्यू स्लैब के हिसाब से करोगे तो आपको 7,36,000 पे ही टैक्स पेमेंट करता है, क्योंकि उसमें कोई भी डिडक्शन आपको लेने नहीं दिया जाएगा, किसी भी डिडक्शन का आपको छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू स्लैब के हिसाब से करते हो तो आपको 7,36,000 पे ही टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप ओल्ड स्लैब के हिसाब से करोगे तभी ये सारे डिडक्शन और इसका छूट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये सीट मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके आप इस सीट का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सीट है दोस्तों, इस्तेमाल करिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न लगाने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in पे चला जाना है, ठीक है। इनकम टैक्स या तो आप ITR भी टाइप कर सकते हो गूगल में। ITR टाइप करने के बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न डाल रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम आप डालना चाह रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। आप रजिस्टर कर लीजिए पहले। रजिस्टर में बेसिक डिटेलिंग मांगता है, कुछ खास है नहीं, आप खुद से कर लोगे वो, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड को रेडी करके रखना है। जैसा कि मैंने पेन नंबर ही लॉगिन ID का डाल के रखा है, ठीक है। तो मैं लॉगिन ID डाल दे रहा हूँ। लॉगिन ID डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आप प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इस पर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका जो पोर्टल है वो आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ITR 1 फाइल करने के लिए ना, सबसे ITR 1 या 4 कोई भी फॉर्म फाइल करना है आपको, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको एनुअल स्टेटमेंट देखना है। एनुअल स्टेटमेंट आपको कहाँ से दिखेगा, सर्विस में चले जाएगा। सर्विस में जाके सबसे लास्ट वाला ऑप्शन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो प्रोसीड पे क्लिक करके ये यहाँ पे आपका नया वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद आपको AIS पे क्लिक करना है। AIS पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न डालना चाह रहे हो या कौन सा ईयर का देखना चाह रहे हो। तो यहाँ आपको ईयर चूज करके TIS या AIS पे क्लिक करना है। दोनों सेम ही चीज़ है, अब दोनों में आपको एक ही चीज़ दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मेरा सिर्फ सैलरी दिखा रहा है। अगर आपका रेंटल इनकम होगा या अदर सोर्सेज का इनकम होगा या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होगा तो आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिखेगा, ठीक है। मेरा सैलरी दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसा कि मैंने इस एक्सेल सीट में पुट करके रखा है, ठीक है। तो चलिए आपको ITR 1 फिल करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 16 का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको टैक्स डिडक्टर के थ्रू मिलेगा, ठीक है। वो आप फॉर्म 16 के थ्रू ही ITR फिल करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है IS स्टेटमेंट में सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम फाइल करना शुरू करते हैं। आप ई फाइल में चले जाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स आएगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा कि सेशन चूज करने के लिए सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, कौन सा सेशन का आप कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर 22-23 का कर रहे हैं तो 22-23 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन, तो अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, ये ITR का यूटिलिटी है,
ठीक है। आप अगर उसके थ्रू करना चाहो तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, तो वो ऑफलाइन के थ्रू XML जनरेट होकर वहाँ से होता है। तो ऑनलाइन के थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ तो ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है, अगर मैं फिल करके नहीं रखूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने फिल करके रखा है पहले से, ठीक है। तो आप न्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरह से एक विंडो खुलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका विंडो खुल जाएगा, इस तरह से विंडो सारा टेबल खुल जाएगा। ये ध्यान रहे कि आपका टेबल नेक्स्ट टेबल तभी ऑन होगा जब आप फर्स्ट टेबल को पूरा फुलफिल कर लोगे। जब तक आप पूरा फुलफिल नहीं करोगे फर्स्ट टेबल को, आपका नेक्स्ट टेबल एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है, हाईलाइटेड ही नहीं होगा, ठीक है। मैंने सारा फिल करके रखा है इसीलिए सारा हाईलाइटेड है। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिक डिटेल जाता है। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर लेना, जैसे प्रोफाइल में आपका आधार नंबर आ गया, ये सब ऑटो फिल हो जाएगा। आधार नंबर हो गया, नाम हो गया, पेन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब ऑटो फिल हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पे सारा चीज़। यहाँ पे उसके बाद सेलेक्ट आपको ये करना होगा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन से नेचर का एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का है, या पेंशनर है, SG पेंशनर है, या CG पेंशनर है, या PSU पेंशनर है, अदर पेंशनर है, अदर है, या इन सब में कोई नहीं है, या प्राइवेट सैलरीड है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सैलरीड है तो अदर करके करेंगे। मेरा स्टेट गवर्नमेंट सैलरीड है तो हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन, ये ऑटो फिल होता है अक्सर केस में, ठीक है। ये इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका फिल नहीं होता है, ड्यू डेट से पहले आप फाइल कर रहे हैं तो 139(1) के थ्रू आप फाइल करना है आपको, तो ये ऑटो सेलेक्ट होगा, आपको उसमें भी कुछ नहीं करना होगा। इसको आप कुछ नहीं करना है। अगर ये नोटिस वोटिस का है, अगर आपका कुछ नोटिस आता है तो उसका रेक्टिफिकेशन के लिए डालना होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप न्यू स्लैब के हिसाब से करना चाहते हैं या ओल्ड स्लैब के हिसाब से। आप न्यू स्लैब के हिसाब से करना चाहें या ओल्ड स्लैब के हिसाब से, आपको टैक्स जिसमें कम आएगा उसी स्लैब के हिसाब से स्लैब से आपको करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको टैक्स का बचत करना है। इनकम टैक्स रिटर्न लगा रहे हैं, आपको टैक्स का बचत करना है। आप सेक्शन के थ्रू बचत कर सकते हैं। अगर आप न्यू स्लैब में आपका टैक्स कम आएगा तो आप न्यू स्लैब के हिसाब से कर सकते हैं। अगर ओल्ड स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स कम आएगा तो आप ओल्ड स्लैब के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा ओल्ड स्लैब के हिसाब से टैक्स कम आ रहा है तो मैं ओल्ड स्लैब के हिसाब से सेलेक्ट करके रखा हूँ। अगर आप न्यू स्लैब के हिसाब से करना चाहोगे तो यहाँ पे यस करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं ओल्ड स्लैब के हिसाब से ही करना चाहता हूँ, क्योंकि ओल्ड स्लैब के हिसाब से सारा डिडक्शन हम ले सकते हैं। न्यू स्लैब के हिसाब से कोई भी डिडक्शन हमको लेने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया आपको। उसके बाद बैंक डिटेल, आपको बैंक डिटेल ऐड करना है। बैंक डिटेल अगर ऐड नहीं करोगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और तो और एरर आएगा बार बार आगे में, ठीक है। आपको बैंक डिटेल वही ऐड करना है जो आपके पास है, जो वैलिडेटेड है आपका, ठीक है। उसमें क्योंकि अगर कुछ रिफंड होगा तो उसी अकाउंट में आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फॉर रिफंड पे क्लिक कर देना है। ये सेलेक्ट नहीं रहता है ऑटो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट आएगा ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम फिल करना, ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रोस टोटल इनकम पे इस पर क्लिक कर देना है आपको। ग्रोस टोटल इनकम के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन आ रहा है जो कि आपका सैलरी एग्जेम्पशन का है, जिसमें कि आपको छूट मिलता है। जैसे कि हो गया अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, अलाउंस होटल अलाउंस हो गया, ठीक है, टूर एंड ट्रेवल्स हो गया। ये सारा सेक्शन है, अगर आपको मिला हुआ है तो ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे जो अलाउंस है ये नेक्स्ट कॉलम से आया है उठ के, एक्चुअली मैं भरा हूँ इसीलिए। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सब में आपको अगर आपका कुछ है तो यस करके आपको डाल देना है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको नो करके निकल जाना है सारा, ठीक है। जो या तो नो नहीं भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने अगला सेक्शन में मैं बताऊंगा कि ये सेक्शन 10(13)(a) कहाँ से आया, यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा कि हाउस रेंट अलाउंस कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको मेरे को अभी कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा है एक्चुअल में अलाउंस है मेरा। HR रेंट पेड मैं करता हूँ, मैं देता हूँ। तो उसके बाद ये सारा नो करके आपका इसमें जो है तो यस करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा सैलरी डिटेल डालने का ऑप्शन, कि आपका कितना सैलरी है, कितना इनकम है, यहाँ पे सारा चीज़ आ जाएगा। तो मेरे को पहले सैलरी फिल कर लेना है। तो सैलरी में यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपका कितना साल का सैलरी है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ठीक है।
उसके थ्रू कितना आपका सैलरी आया हुआ है। तो मेरा 7,36,000 आया हुआ है। अगर आपका परक्विजिट है तो आप परक्विजिट यहाँ पे डाल दो। अगर प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी पर सेक्शन है तो आपको यहाँ पे डालना है, अगर नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप अदर कंट्री का है तो यहाँ पे कंट्री डालना है, अगर अदर कंट्री का नहीं है तो आपको इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद नेक्स्ट आता है कि आपका एग्जेम्प्टेड अलाउंस। अलाउंस बहुत सी टाइप का है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ रेंट या देखो अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन हाउस रेंट। ये हाउस रेंट का मैं सिर्फ अलाउंस लेके रखा हूँ। यहाँ पे बहुत सारा अलाउंस है, आप पढ़ के आपको जो अप्लीकेबल, आपके केस में जो अप्लीकेबल होगा आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, मेरे केस में सिर्फ हाउस रेंट का ही एप्लीकेबल हुआ है। अगर आपका इस सब के अलावा भी कोई अलाउंस है तो आपको यहाँ पे एनी अदर डाल के डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, एनी अदर डाल के डिस्क्रिप्शन में आप डाल के पुट कर सकते हो। ठीक है, मेरा और कोई नहीं है, मेरा सिर्फ HRA है, तो मैं HRA डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट आता है कि डिडक्शन। ये 50,000 का डिडक्शन तो ऑटोमेटिक ले लेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप ओल्ड स्लैब के हिसाब से करोगे तो ये 50,000 का डिडक्शन ऑटोमेटिक ले लेगा। ये प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका है, आपका डिडक्ट किया गया है तो आप प्रोफेशनल टैक्स डालो, अगर नहीं किया गया तो इसको छोड़ दो। मेरा डिडक्ट किया गया है मेरा केस में, तो मैं डिडक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये आपका उसके बाद वाला आ जाता है कि आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या कोई अदर सोर्सेज का इनकम है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम डाल देना, अगर नहीं है तो उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके सैलरी के अलावा आप किसी चीज़ से आपका इनकम आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पे देखो मेरा आया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड से 101 रुपया का इनकम आया हुआ है। तो मैं इसको, अगर आप IAS के थ्रू देख लो, अगर IAS में ये दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिक, तो ये सही ही होगा। ठीक है, ये सही होगा। या तो आप बैंक में देख लो कि आपका कितना आया है, ये सही है तो ठीक है। बैंक अमाउंट, अगर बैंक में देख लो कि आपका इससे ज़्यादा आया हुआ है तो आप जहाँ ज़्यादा पे डाल सकते हो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 101 ही रहने दो। सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर इसके अलावा भी आपका कोई और अदर सोर्सेज का इनकम है, इसके अलावा भी अगर कोई और अदर सोर्सेज का इनकम है तो आप एनी अदर पे ऐड एनी अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ठीक है डाल सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे कि डू हैव ए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। अगर इंटरेस्ट इनकम आया हुआ है आपका सेविंग बैंक अकाउंट में तो आपको यहाँ पे यस करके डाल देना है। ठीक है, अगर नहीं आया हुआ है तो उसको छोड़ देना है। उसी तरह इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट इन बैंक, अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा के रखें, उसका इंटरेस्ट आया हुआ है तो इसको आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही इनकम टैक्स रिफंड का है। यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है, आप सारा चीज़ देख लेना। यहाँ पे जो आपका केस में एप्लीकेबल होगा आपको यहाँ पे पुट कर देना है। अगर इन सब में से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है लेकिन अदर सोर्सेज का और इनकम है और किसी और काम से आ रहा है तो यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे अदर सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि मेरा इस काम से इतना इनकम आ रहा है। ठीक है, सपोज डेट यहाँ में कुछ अमाउंट डाल के, ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है। डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से वहीं पे आ जाओगे, वहाँ पे आ जाओगे तो वहाँ पे उसके बाद आता है कि एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम आपका कुछ है तो यहाँ पे एड डिटेल में डाल दो एग्जेम्प्ट इनकम में, अगर नहीं है तो कंफर्म कर दो। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा ये ग्रॉस टोटल इनकम वाला टेबल पूरा फुलफिल हो गया। उसके बाद मेरे को आता है टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में मेरा क्या क्या डिडक्शन है, क्या क्या छूट है। जैसे मैंने LIC करवा के रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा है, उन सब सारी चीज़ों का डिडक्शन मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपका अगर ये सारा डिडक्शन है, इन सब सारी चीज़ों में आप देख लेना कि आपका क्या क्या डिडक्शन एप्लीकेबल है आपके केस में। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना और आपको डिडक्शन यहाँ पे डाल देना है। मेरे केस में ओनली फॉर ATC है, जैसे कि LIC हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस LIC हो गया। मैंने 1.5 लाख का LIC करवा के रखा है, मतलब 1.5 लाख का साल का प्रीमियम पेड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यस कर दिया है। उसी तरह आपको जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर के थ्रू आपका कोई भी
कंट्रीब्यूशन दिया गया है या काटा गया है तो आपको यहाँ पे यस करके डाल देना है, यस करके डाल देना है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, नो कर देना है। ठीक है, करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और वेरीफाई योर डिडक्शन, यहाँ पे वेरीफाई डिडक्शन करने का होता है कि आपने जो डिडक्शन पिछला कॉलम में डाला है टेबल में तो वो सही है कि नहीं। उसके बाद ATCCD यहाँ पे ये सब ऐड कर सकते हो आप। डोनेशन वैक्सीनेशन अगर किसी पार्टी में किए हो या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में दिए हो, कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर काटा है तो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो ये सब चीज़। ठीक है, ये है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, अगर इंटरेस्ट आया हुआ है 10,000 से ज़्यादा है आपका इंटरेस्ट तो आपको इसमें 10,000 तक का छूट मिलेगा और जो बचेगा वो आपका इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा लेट, ये बहुत स्लो चल रहा है नेट ये साइट, सॉरी गाइज। ठीक है, उसके बाद आपका डिडक्शन वाला कॉलम खत्म हो गया। उसके बाद टैक्स पेड, आपने कितना टैक्स पेड किया हुआ है। टोटल 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितना का टैक्स पेमेंट किया हुआ है या कितना का टैक्स डिडक्ट किया गया है आपका, वो यहाँ पे इस सेक्शन में सारा दिखता है। या TCS किया गया है या TDS काटा गया है तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा सारा। तो सी ऑल कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरा जितना का डिडक्ट किया गया है यहाँ पे सारा दिख रहा है। 7,36,000 रुपये मेरा डिडक्ट किया गया, 40,000 रुपया इनकम टैक्स काट लिया गया है। तो ये 40,000 डिडक्ट, ये देख लेना है आपको कि यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे कभी कभी गलत भी रहता है तो IAS के थ्रू या 26AS के थ्रू आपको देख लेना है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारा सही है कि नहीं। अगर नहीं तो आपको यहाँ पे एडिट, यहाँ पे टिक करके आपको सारा इन्फॉर्मेशन एडिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका कितना बना ये चीज़ यहाँ पे दर्शाता है, तो इस पर क्लिक कर देना है टोटल टैक्स लायबिलिटी देखने के लिए कि मेरा टोटल इनकम कितना हुआ। यहाँ पे देखो मेरा टोटल इनकम हो गया, ग्रोस टोटल इनकम हो गया 6,84,000। टोटल डिडक्शन हो गया 1.5 लाख रुपया। ठीक है, टोटल इनकम हो गया 5,34,000। तो 5,34,000 पे जो टैक्स बना ऑल्ट स्लैब के हिसाब से 19,344 रुपया बना। उसमें एजुकेशन सेस जुट गया 4%, 774 रुपया। तो मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गया 20,118 रुपया। लेकिन मेरा डिडक्ट कितना किया गया था, ये 20,118 रुपया मेरा लायबिलिटी हो गया, टैक्स हो गया साल का, उस साल का। लेकिन मेरा डिडक्ट कितना किया गया है 40,000। तो 40,000 मेरा डिडक्ट किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टैक्स पहले मैंने किया है 40,000, लेकिन मेरा बन कितना रहा है 20,000 ही बन रहा है। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरे को रिफ़ंड होगा। तो यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे पूरा सब चीज़ दिखा रहा है कि 6,84,000 टोटल इनकम, डिडक्शन, नेट इनकम, इतना मेरा लायबिलिटी हो गया टैक्स लायबिलिटी, और मेरा डिडक्ट किया गया था 40,000। तो मेरा रिफ़ंड अमाउंट क्या हो गया 19,880 रुपया। ये मेरा अकाउंट पे आएगा, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि उस अकाउंट पे मेरा आ जाएगा। ठीक है, 19,880 रुपया। उसके बाद ये सारा चेक कर लेने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, प्रोसीड प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे करने के बाद ये आपका फॉर्म खुल गया। यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर लो अच्छे से कि मतलब सही सारा चीज़ फिल हुआ है कि नहीं, सारा चीज़ सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपका वैलिडेशन अगर कुछ एरर रहेगा आएगा तो वैलिडेशन एरर आ जाएगा उस पर। ठीक है, अगर वैलिडेशन एरर कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको आगे बढ़ने का परमिशन दे दिया जाएगा। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद देखो मेरा एक एरर आ रहा है। ठीक है, इसमें है प्लीज़ इंटर डिस्क्रिप्शन इन द नेचर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि मैंने टिक करके आप लोगों को दिखाया था जो, लेकिन उसमें कुछ फिल नहीं किया। ठीक है, इसमें कुछ भी फिल नहीं किया, तो मैं अभी यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। वहाँ पे एक्चुअली या तो यहाँ पे मैं कैंसिल करके जो कि एनी अदर डाला था मैंने इनकम में, यहाँ पे मेरे को
ये हटा देना होगा जो कि अनदर डाला है। मैंने इसको टिक करके डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट कर देने के बाद वो एरर मेरा नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही प्रोसेस करना है जो कि मैंने पहले बताया। ठीक है, फिर से आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे चला जाना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाने के बाद इनकम टैक्स का फॉर्म आएगा। फॉर्म आने के बाद फिर से आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। उस वक्त एरर आया था जो कि एरर मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा गया। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये साइट का एरर है, अभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो इसके कारण प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन बच जाएगा जो कि ITR ई वेरीफाई करना होता है। ITR ई वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। जब तक आप ITR ई वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जब तक आप वेरीफाई करोगे नहीं तब तक रिटर्न प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो ई वेरीफाई कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे चले जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न। ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो वहाँ एक यहाँ पे आ जाएगा जो आप रिटर्न सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद उसको ई वेरीफाई पे क्लिक करके आधार के थ्रू आप ई वेरीफाई कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हो, EVC के थ्रू कर सकते हो। जो भी आपको ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा वो उसके थ्रू आप ई वेरीफाई कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।